ये आज हम लोग जीएसटी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। पिछले क्लास में बताया गया था आपको कि जो टैक्स लेने की प्रक्रिया है भारत में वो दो तरह की प्रक्रिया है, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाए डायरेक्ट टैक्स का, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकम टैक्स आएगा। कि इनकम टैक्स जो है वो भारत में डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि आप कमाएं और आप खुद पैसा दिए, तो ये डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा कि हम अपनी आमदनी पर सरकार को जो टैक्स देते हैं वो इनकम टैक्स कहलाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। लेकिन एक इनडायरेक्ट टैक्स भी है भारत में, एक प्रक्रिया इनडायरेक्ट टैक्स की भी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जनरली लोग टैक्स अपने हाथों से सरकार को नहीं देते हैं, बल्कि ये जो टैक्स होता है ये सरकार के पास किसी अन्य साधन से, लेकिन आपके द्वारा ही जाता है। तो ये इनडायरेक्टली पैसा तो आप ही का होता है, लेकिन साधन बीच में कोई और होता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जाम्पल है। भारत में इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है कि जब हम कोई वस्तु या सेवा का क्रय करते हैं, तो हमारे द्वारा वस्तु या सेवा क्रय करने के बदले सरकार को जो टैक्स की राशि दी जाती है वही कहलाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर इसका पूरा नाम आप देखें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। पूरा जो इसका नाम है वो नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स की विशेषता क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले ये कहता है कि ये सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देता है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। सामाजिक कल्याण को कैसे ये बढ़ावा देता है? सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का ये एक एग्जाम्पल इसमें सेट किया गया है कि जो वस्तु जितनी लग्जरियस होती है, जो वस्तु जितनी अधिक लग्जरियस होती है उस वस्तु को लोग कम खरीदते हैं और धनी धनाढ़ लोग ही खरीदते हैं, और वैसे चीज पर अधिक मात्रा में टैक्स इम्पोज किया जाता है। जैसे पान, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, गाड़ियाँ, ये सब कुछ लग्जरियस आइटम है, और इस पर जो टैक्स का रेट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है बजाय इसेंशियल गुड्स के। तो ये सोशल वेलफेयर है कि जो महंगी वस्तु है उस पर अधिक मात्रा में टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाता है। तो ये सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देता है। जो अमीर लोग हैं वही ये खरीदेंगे, जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीदेंगे। तो अमीर लोग को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, गरीब जिनके पास पैसा कम है वो तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट, लग्जरियस गाड़ियाँ, सोना चांदी बहुत कम खरीदेंगे, इसलिए उनको उतना टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा। तो जो भी इसको अवेल करेंगे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इनडायरेक्ट टैक्स का कि ये सोशल वेलफेयर को क्या करता है, बढ़ावा देता है। दूसरा है कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। भारत में भारत सरकार, चूंकि एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में ये परंपरा है कि प्रजा के हित के लिए प्रजा के द्वारा बनाया गया शासक प्रजा के हित के लिए काम करता है। तो प्रजा के हित के काम करने के लिए भी तो खर्च का ज़रूरत है, पैसा का ज़रूरत है। तो सरकार को रेवेन्यू चाहिए। सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे उपाय को अपनाती है, जिसमें एक उपाय यह भी है कि वह रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है, यानी जीएसटी जैसे एक साधन का प्रयोग करती है, जिससे सरकार के पास रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू प्राप्त करने के बाद लोग उसको कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुद्रास्फीति की वृद्धि। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जब बाजार में मुद्रा अधिक मात्रा में होती है। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बाजार में, जिस स्थिति में बाजार में मुद्रा की मात्रा जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इम्पोज होने से इन्फ्लेशनरी रेट को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, यानी कि कर के बोझ का हस्तांतरण। कर एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता है, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में चला जाता है। अंतिमतः ये कर का भुगतान उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है, और उपभोक्ता अपने कर का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर का भुगतान करता है मैन्युफैक्चरर, यानी कि उत्पादक। उत्पादक के द्वारा भुगतान करने के बाद इस कर का भुगतान कौन करता है? होलसेलर।
होलसेलर के द्वारा कर का भुगतान करने के बाद ये कर का भुगतान कौन करता है? रिटेलर। और रिटेलर के बाद भुगतान कौन करता है? हमारे आपके जैसा कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर का टैक्स किसी दूसरे पर इम्पोज नहीं हो सकता है। मैन्युफैक्चरर जो टैक्स दिया वो पैसा तो वो वसूल लेता है। मैन्युफैक्चरर जो टैक्स देता है वो पैसा होलसेलर से वसूल लेता है। होलसेलर जो टैक्स देता है वो रिटेलर से वसूल लेता है। रिटेलर जो टैक्स देता है वो कंज्यूमर से वसूल लेता है, उपभोक्ता से वसूल लेता है। लेकिन हम आप जैसा उपभोक्ता अगर टैक्स देते हैं तो हम किसी से ये टैक्स वसूल नहीं सकते हैं। इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये भले ही शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है, कर के बोझ का हस्तांतरण है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि उपभोक्ता ही वो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति होता है जिसको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, और वो अपना टैक्स किसी से वसूल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कहता है कि वाइडर टैक्स बेस। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और जितना अधिक जनसंख्या होगा उतनी अधिक उपभोक्ता होंगे। हम आप कोई ना कोई वस्तु का उपभोग करेंगे, और जितना अधिक उपभोक्ता होगा उतना अधिक वो टैक्स भी देगा। तो जितना अधिक उपभोक्ता उतना अधिक टैक्स। तो भारत सरकार को वाइड एरिया में, लंबे रेंज में, बहुत बड़े क्षेत्र से में उपभोक्ता के जन्म लेने के चलते टैक्स की प्राप्ति होती है। क्योंकि भारत चाइना के बाद विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और जितनी अधिक आबादी है उतना अधिक उपभोक्ता है, और जितना उपभोक्ता है उतना वो सामान को कंज्यूम करेगा, उतना वो सामान को क्रय करेगा, और जितना उपभोक्ता क्रय करेगा उतना सरकार को टैक्स प्राप्त होगा। तो ये वाइडर एरिया का चीज है। नेक्स्ट है रिग्रेसिव इन नेचर। कभी कभी अप्रत्यक्ष कर जो है वो न्याय संगत नहीं हो पाता है। कहता है कि यह प्रतिकूल स्वभाव वाला हो जाता है। प्रतिकूल स्वभाव का मतलब है कि ये न्याय संगत नहीं। इस बात को लेकर कहा गया है कि अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग कहें कि ये समाज के कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के लिए उचित है, यानी कि अगर कोई लग्जरियस आइटम खरीदता है तो उसके लिए भी अधिक मात्रा पर टैक्स है, 28% टैक्स होगा, या जो भी रेट होगा वो ऊंचे रेट से होगा लग्जरियस आइटम पर। लेकिन कुछ ऐसे भी इसेंशियल आइटम हैं जिस पर गरीब आदमी को उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना एक अमीर आदमी को टैक्स देना पड़ता है। अगर आप मेडिसिन खरीदते हैं, ये मेडिसिन जो है सबके लिए इसेंशियल आइटम है। अगर आपके पास कम भी पैसा है तो आपके लिए भी दुकान में वही रेट होगा। अगर कोई अमीर आदमी है उसके लिए भी दुकान में वही रेट होगा। तो वहाँ पर दुकानदार ये नहीं देखता है कि ये गरीब आदमी है तो इससे कम दर वसूला जाए, ये अमीर आदमी तो इससे ज़्यादा दर वसूला जाए, ये नहीं देखता है। वहाँ पर रेट जो है वो सबके लिए एक ही मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाता है कि अगर गरीब आदमी को कोई ऐसी दवाई खरीदनी है जो उसके जीवन की रक्षा के लिए अति अनिवार्य है, उसे खरीदना बहुत ज़रूरी है, और उस पर हाई रेट पर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है जिससे उसका मूल्य वही होगा जो एक अमीर आदमी के लिए मूल्य होगा, तो अमीर आदमी तो उस दवाई का जरूर भुगतान कर लेगा क्योंकि वो अमीर है। गरीब आदमी के लिए भी वही टैक्स रेट होने के चलते मूल्य उसके लिए ज़्यादा महसूस हो रहा है और वो टैक्स का भुगतान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति होता है कि एक ही वस्तु का जो रेट गरीब से लिया जा रहा है वही वस्तु का मूल्य एक अमीर से भी लिया जा रहा है, जबकि वो जीवन रक्षक है, उसके लिए इसेंशियल आइटम है। लग्जरियस का प्रयोग तो सर गरीब आदमी करेगा नहीं, उसके लिए उतना इसेंशियल है नहीं। लेकिन इसेंशियल वस्तु के लिए रेट में थोड़ा सा कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब के लिए थोड़ा सा कम रेट में हो सके। वैसे अभी के माहौल में आप डॉक्टर्स को देखेंगे कि डॉक्टर्स मैक्सिमम ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयों की मांग करते हैं, जेनरिक दवाइयों की मांग नहीं करते, जबकि कंपोजिशन सेम होता है, दवाइयों का कंपोजिशन सेम होता है। लेकिन फिर भी न डॉक्टर उसको प्रीफर करते हैं और न कोई अमीर आदमी उसको प्रीफर करता है, और गरीब आदमी जब खरीदने जाए अगर जेनरिक दवाइयाँ तो पता चलता है कि मार्केट में वो अवेलेबल भी नहीं होता है, जल्दी से वो मिल भी नहीं पाता है। जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होती है, वही कंपोजिशन की होती है, वही चीज़ होती है, वही काम के लायक होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ब्रांडेड नहीं होने के चलते डॉक्टर भी प्रीफर नहीं करते हैं, और कस्टमर भी डॉक्टर के प्रीफर नहीं करने के चलते कस्टमर भी डर से नहीं खरीदता है
कि पता नहीं अगर ये जेनेरिक दवाई खरीद लेंगे और कहीं फ़ायदा नहीं करेगा तो जीवन मृत्यु की बात हो जाती है। तो यहाँ पर एक ये डिमेरिट है इनडायरेक्ट टैक्स का कि एक ही वस्तु का दाम गरीब के लिए भी उतना ही होता है जितना अमीर के लिए होता है। अमीर को कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब उसके पीछे मारा जाता है। ये हो गया। हेलो सर, लेकिन अगर टैक्स अलग अलग करते गरीब और अमीर के लिए तो वन नेशन वन टैक्स तो वहाँ लागू नहीं। हाँ, वन नेशन वन टैक्स लागू नहीं होता है, ये बात भी सही है कि भारत एक है और एक टैक्स है। और उसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। एक वर्ड और ये बढ़ गया है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। लेकिन थोड़ा सा माने आप सैद्धांतिक रूप से नहीं, अगर सामाजिक रूप से सोचे कि गरीब के लिए रेमडेसिविर जो था अगर उसके लिए 10,000 और 12,000 वसूला जा रहा था, तो अमीर तो रेमडेसिविर का 10,000 और 12,000 दे रहा था, लेकिन एक गरीब कहाँ से देगा जिसको कोरोना हो गया होगा, 10,000 12,000 कहाँ से देगा। वन नेशन वन टैक्स के बाद ये 100% सही है, वन मार्केट भी सही है, ये अच्छी पॉलिसी है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। लेकिन गरीब कहाँ से दे पाएगा इतना ज़्यादा। गरीब के लिए उस समय तो जीवन मरने की बात हो जाती है, वो 10,000 कहाँ से वसूल कर पाएगा, कहाँ से दवाई का महंगा पैसा दे पाएगा। भले ही सरकार ने व्यवस्था किया है जेनरिक दवाइयों के लिए, लेकिन कहाँ जेनरिक दवाई प्रचलन में आ रही है। बहुत कम लोगों को जेनरिक दवाई का पता, और ना कोई डॉक्टर उसको प्रीफर करते हैं जेनरिक दवाइयों के लिए। यहाँ आप जेनरिक दवाइयाँ लीजिए, उससे भी वही इलाज होगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स की थोड़ी सी मतलब कानूनी रूप से तो नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से इसमें दिक्कत है गरीबों के लिए। हम लोग आते हैं कि भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है इसका इतिहास क्या है, कैसे ये लागू हुआ, क्यों लागू हुआ। उसके पहले वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके पहले सेल टैक्स चलता था, बिक्री कर चलता था। फिर चलता था वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित कर प्रणाली। और उसके बाद आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। भारत में इसका इतिहास क्या है आपको बता दिया जाए कि विश्व में फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहली बार जीएसटी को लागू किया था। विश्व में फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहली बार जीएसटी को लागू किया था। और भारत ने जो जीएसटी को लागू किया है वो बेसिकली कनाडियन मॉडल को देखकर लागू किया है। कनाडा में जिस तरह के मॉडल का प्रयोग किया गया था, लगभग लगभग उसी मॉडल को देखते हुए भारत ने भी उस सिस्टम को लागू किया है। भारत के द्वारा भी कनाडियन मॉडल को ही लेकर जीएसटी को रूपांतरित किया गया है, या उसको बढ़ाया गया है, या उसमें विस्तार किया गया है। लेकिन विश्व में फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने पहली बार जीएसटी को लागू किया था अपने देश में। और उसको देखने के बाद मोर देन 100 कंट्रीज, लगभग 100 से अधिक देशों ने अपने देशों में जीएसटी को लागू किया। कनाडियन जीएसटी जो है आपके पास सिलेबस में ये लिखा हुआ भी है कि हर मॉडल का अलग अलग पढ़ाई भी करना, कनाडियन का, ऑस्ट्रेलियन का, सबका पढ़ाई भी करना। तो कनाडियन जो जीएसटी है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। जो कनाडियन जीएसटी है उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में भी वही चीज़ नाम रख दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कनाडा के लगभग लगभग सभी राज्यों में लगाया जाता है। और ये जब भी इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। वहाँ पर एक जीएसटी के साथ में एक नया वर्ड आता है, एक नया वर्ड वहाँ पर चलता है, प्रोविंशियल टैक्स, जिसको पीएसटी के नाम से जाना जाता है, प्रोविंशियल टैक्स। ये जो प्रोविंशियल टैक्स है ये बेसिकली वहाँ के प्रांत, यानी जो हम लोग राज्य बोलते हैं, जो स्टेट बोलते हैं, वहाँ हम लोग स्टेट बोलते हैं, वो प्रांत के द्वारा प्रोविजनल तौर पर वहाँ पर वो लागू किया जाता है। एक मिनट, हाँ हेलो। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा सा
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग कैनेडियन मॉडल, आवाज आ रही है पूरी तरह से? यस सर। ठीक है। हाँ, तो हम लोग अभी कैनेडियन मॉडल की चर्चा कर रहे थे कि कैनेडियन मॉडल में वर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लागू किया गया उसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वही वर्ड का प्रयोग हमारे यहाँ भी किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी बात यहाँ पर आ रही है कि वहाँ पर एक प्रोविंशियल टैक्स के भी नाम से लागू किया गया है, प्रोविंशियल टैक्स के भी नाम से लागू किया गया है, जो राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। उसमें भारत सरकार को जो कानूनी शक्तियाँ जो प्राप्त है, उस कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसने भी लगाया है। उसको भी हम लोग एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे राज्य के द्वारा हिस्सा लिया जाता है, कैसे केंद्र के द्वारा हिस्सा लिया जाता है, कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रांसफर किया जाता है तब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्पोज किया जाता है। ये सब सारा सिस्टम तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है, जो हम लोग के यहाँ IGST होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, डिटेल्स करेंगे उसको। वहाँ पर जोड़ा गया था, नाम रखा गया था GST प्लस PST कंबाइंड। GST जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी कनाडा में, और PST जो है वहाँ की राज्य सरकार लेती थी, जो प्रोविंशियल होता था, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी लोग पढ़े ना, उस तरह से राज्य के द्वारा जो लागू होता था प्रोविंशियल, तो वहाँ PST राज्य के द्वारा, प्रांत के द्वारा लागू होता था, और वो दोनों को जोड़ के बना दिया गया था GST प्लस PST इक्वल टू कर दिया गया था। वहाँ पर उसका नाम रखा गया था HST। GST और PST को जोड़कर बनाया गया था HST। और वहाँ पर कनाडा में एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति जो कनाडा का जो मुद्रा का पैमाना, जैसे हम लोग का भारतीय रुपया है, वहाँ पर कैनेडियन डॉलर चलता है, तो वहाँ पर कनाडा में रूल है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 30,000 कैनेडियन डॉलर से ऊपर व्यापार करता है, अगर कोई व्यक्ति कनाडा में 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ऊपर बिजनेस करता है तो उसे एक BN प्राप्त होगा। BN का फुल फॉर्म है बिजनेस नंबर, व्यवसाय का संख्या, तो उसे एक BN प्राप्त होगा, और उस BN के द्वारा, बिजनेस नंबर के द्वारा, उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, व्यवसाय नंबर के द्वारा, बिजनेस नंबर के द्वारा उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि कनाडा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर एक साल में 30,000 कैनेडियन डॉलर से ऊपर का व्यापार करता है तो उसे एक बिजनेस नंबर यानी कि BN लेना पड़ेगा, व्यवसाय संख्या लेना पड़ेगा, और उसके द्वारा वो GST के तहत रजिस्टर्ड होगा और तब वो व्यापार कर सकेगा। कनाडा में 3 तरह का व्यापार करने के लिए टैक्स का स्लैब बनाया गया है। 3 तरह का, किसी भी व्यापार में जो टैक्स का स्लैब है वो 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है जो फुल्ली टैक्सेबल आइटम होता है, पहला होता है जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, दूसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। पहला फुल्ली टैक्सेबल होता है, दूसरा फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, और तीसरा होता है जीरो रेटेड, जिस पर जीरो रेट से टैक्स लगता है। वहाँ की जो वस्तुएं हैं जिस पर व्यापार किया जाता है वो 3 भाग में वस्तुएं बांटी गई है। एक भाग कहलाता है फुल्ली टैक्सेबल, जिसमें पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, टैक्स का रेट जो भी हो सकता है लेकिन टैक्स उस पर लगेगा। एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, और तीसरा होता है जीरो रेटेड, जिस पर जीरो रेट से टैक्स लगता है, मतलब वो टैक्स की दर नहीं है लेकिन टैक्स के दायरे में जरूर आता है। जीरो रेटेड टैक्स की कोई दर नहीं है लेकिन वो दायरा जरूर आता है। तो ये कैनेडियन मॉडल की लगभग चर्चा हो गई, ये आपको पढ़ना भी कैनेडियन मॉडल। अब इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन GST, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो GST का प्रयोग किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्रचलन है, जैसे भारत में भारतीय रुपये का प्रचलन है वैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्रचलन है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से अधिक या 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक अगर अपना कोई ग्रॉस इनकम प्राप्त करता है तो वैसा आदमी को GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कनाडा में 30,000 डॉलर तक का रिस्ट्रिक्शन है, 30,000 से नीचे वाले को थोड़ा सा रिबेट दिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में 75,000 डॉलर यानी कि 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक अगर आपने बिजनेस किया है तो आपको
टैक्स नहीं करना पड़ेगा और उससे ऊपर का अगर आपका बिजनेस है तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी के तहत कराना पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया में लगती है। जीएसटी का रेट जो है ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली एक ही तरह का रेट रखा गया है, वो है 10%। भारत में तो अलग अलग रेट रखा गया, वस्तु के हिसाब से टैक्स का रेट रखा गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली एक ही रेट रखा गया है 10% के रेट से। वस्तुओं के आधार पर रेट को अलग अलग नहीं किया गया है। जीएसटी का जो बिल होता है, जो भी आप सामान बेचते हैं, हर आदमी सामान बेचता है दुकान में, और जब दुकान में सामान बेचता है तो बिल बनाना पड़ता है, और बिल में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है वो चीज़ यहाँ पर बताया गया कि बिल में क्या क्या लिखता है। सबसे पहले बिल में दुकान का तो नाम रहेगा, जो आपका दुकान है उसका तो नाम रहेगा ही, और साथ में सबसे पहला जरूरी है कि आपको उसमें बिल में जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे सबसे ऊपर होता है इनवॉइस, वर्ड लिखा जाता है इनवॉइस। सेकंड में होता है आपका दुकान का नाम, उसके बाद उसी दुकान के नाम के नीचे छोटा अक्षर में उस दुकान का एड्रेस होता है, और आपको उस बिल में जीएसटी का नंबर लिखना अनिवार्य होता है। जो भी आप बिल इशू करेंगे उसमें जीएसटी का नंबर होना चाहिए। सेलर की पहचान होनी चाहिए, मतलब वो जो दुकान का नाम है वही सेलर है, तो उसकी पहचान उस दुकान के नाम से है, यानी कि सेलर से है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या कहता है कि एक वहाँ का बिजनेस का नंबर होता है ABN, वहाँ पर BN था कनाडा में, यहाँ पर ABN है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है। प्लस इसमें अगला चीज़ लिखा जाता है कि आप किस दिन बिल जारी कर रहे हैं। जिस दिन बिल जारी करते हैं उस तारीख को शो करना पड़ता है। भारत में भी लगभग ऐसा ही सिस्टम है, बिल में तारीख होता है, कितनी मात्रा में आप दे रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, उसका कीमत क्या है। मान लीजिए कि कोई वस्तु 5 संख्या में है तो 5 संख्या लिखना पड़ेगा। कीमत अगर 10 रुपये पीस है तो 10 रुपये पीस लिखना पड़ेगा। तो उसका देयक कीमत हो गया, पेबल प्राइस हो गया 50 रुपया। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि उसमें 50 रुपये पर जीएसटी कितना लगा, और फिर उसके बाद बनेगा कि ग्रॉस अमाउंट कितना हुआ, जीएसटी जोड़कर उसका ग्रॉस अमाउंट कितना हुआ। तो ये वहाँ के बिल में लगभग लिखा जाता है, जो लगभग भारत में भी ऐसे ही बिल में लिखा जाता है। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको आपका टैक्स जो भी आपने पेमेंट किया है तो अगले आदमी से वो टैक्स को आप वसूल लेते हैं। भारत में भी यही सिस्टम है कि अगर होलसेलर टैक्स देता है तो वो टैक्स रिटेलर से वसूल लेता है, या मैन्युफैक्चरर टैक्स देता है तो वो होलसेलर से वसूल लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही नियम है कि वहाँ पर टैक्स जो है वो वसूल लिया जाता है। ये हो गया दो मेथड, एक ऑस्ट्रेलिया कनेडियन मेथड की बात हो गई, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मेथड की बात हो गई। अब भारत में भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग जो फिनेंशियल एक्सपर्ट थे, जिनकी कमेटी बनाई गई थी टाइम टू टाइम कि आप इसका अवलोकन कीजिए, आप इसको देखिए कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। तो उसमें 2-3 अलग अलग विद्वानों का नाम आया है। एक आया है केलकर शाह मॉडल, दूसरा नाम आया है बागची पोद्दार मॉडल। दो आदमी खास करके भारत में इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, इस पर रिसर्च किए थे, और दोनों ने अपने अपने व्यूज दिए थे। ये 2-3 लाइन का है, बहुत ज़्यादा इसमें लंबा लाइन नहीं दिया हुआ है। अब भारत में जीएसटी का विकास कैसे हुआ, कहाँ से जीएसटी शुरू हुआ, कैसे जीएसटी शुरू हुआ। भारत में जो सबसे पहला आपको नाम बताया था केलकर शाह, एक केलकर थे और एक शाह थे। भारत में पहले बार यही दोनों आदमी के दिमाग में ये उत्पन्न हुआ कि भारत में जीएसटी भी लगना चाहिए था, और 2004 में इन दोनों की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया था, केलकर टास्क फोर्स। इसका नाम था केलकर टास्क फोर्स। उसने जीएसटी के बारे में भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कमेटी के अनुसार से विचार किया था कि भारत में जीएसटी भी लागू होना चाहिए 2004 में। उसके बाद उस विचार को उसने भारत सरकार के संबंध में समक्ष रखा, और 2008 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम उन्होंने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में जीएसटी लागू होगा। 1 अप्रैल 2010 में तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने यह घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। लेकिन किसी भी कानून को लागू होने से पहले बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो कानून लागू होता है। हम लोग वो भी पढ़ेंगे कौन सी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, किसी कारणवश ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि कानूनी अड़चन बहुत अधिक थी। 2014 में भारत में
एनडीए की सरकार आई, और एनडीए की सरकार आई तो 2014 में 19/12/2014 को उन्होंने लोकसभा पर उस पर कुछ संशोधन बिल रखा, यानी कि जो केलकर साह के द्वारा बनाया गया मॉडल था जिसको पी चिदम्बरम साहब रखे थे, उसमें उसने कुछ संशोधन करके उसको लोकसभा में रखा। और 6/5/2015 6/5/2015 को वो दिन था जब लोकसभा के द्वारा इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो बिल था उसको पारित कर दिया गया कि हाँ लोकसभा इस बिल को मानती है। भारत में जो कोई भी नियम है उस नियम को फॉलो करने के लिए लोकसभा से बनाया हुआ बिल को राज्यसभा भी भेजा जाता है। तो 3/8/2016 को 3/8/2016 को राज्यसभा के द्वारा भी ये बिल को पास कर दिया गया। अब बारी आई कि भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य का जितना भी राज्य है उसका 50% राज्य से भी उस बिल को पारित होना था, क्योंकि इस बिल का उपयोग राज्य के द्वारा भी होना था, केंद्र के द्वारा भी होना था, इसलिए राज्यों की भी सहमति जरूरत थी। तो जितने राज्य थे उसके 50% राज्यों के द्वारा इस बिल को पारित कराना जरूरी था, और 50% राज्यों ने इस बिल को पारित कर भी दिया अपने विधानसभा में। जो उनकी विधानसभा थी, राज्य सरकार की जो बॉडी बैठती है वो विधानसभा में बैठती है, और केंद्र सरकार की जो बॉडी बैठती है वो लोकसभा में बैठती है। तो भारत सरकार का तो पारित हो ही गया था लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर बारी आ गई कि राज्य सरकार अपने विधानसभा से इसे पारित करे। तो राज्य सरकार ने भी इसे 50% राज्यों ने, जितने भारत के राज्य हैं उसके 50% राज्यों ने भी इसे पारित कर दिया। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, आधे से अधिक राज्यों के द्वारा पारित कर दिया गया, तो वो फिर दिन गया कानून बनने के लिए राष्ट्रपति साहब का हस्ताक्षर होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कानून अगर बनाना है तो उसमें राष्ट्रपति साहब अगर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति साहब का हस्ताक्षर हो गया। भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को इस पर हस्ताक्षर किया, और फिर ये बन गया 27/3/2017 को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इसका नाम रखा गया। और फाइनली 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में जीएसटी को एक साथ लागू कर दिया गया, जिसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों जगहों पर भी इसे लागू किया गया है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कुछ अलग पहचान और अपनी अलग कानून होती है। तो वैसी स्थिति में जो संघ शासित राज्य थे दिल्ली और पांडिचेरी, उसने भी इसे पारित किया। जीएसटी में 4 चीज कंपोनेंट है। जीएसटी में बेसिकली 4 चीज कंपोनेंट है। पहला वर्ड है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आता है यूटीजीएसटी। भारत में 2 तरह के राज्य हैं, एक पूर्ण रूपेण राज्य का जिनको दर्जा प्राप्त है जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो उनके यहाँ एसजीएसटी लगता है, और एक है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित ये प्रदेश है। तो जहाँ पर पूर्ण राज्य है वहाँ पर एसजीएसटी लागू होता है, और जो केंद्र सरकार द्वारा शासित राज्य है वहाँ पर यूटीजीएसटी लागू होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर देखिए कि आईजीएसटी जो लागू होता है वो जब एक राज्य से सामान दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। एक राज्य से सामान जब दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर आईजीएसटी का प्रयोग होता है। जब एक ही राज्य में सामान की खरीद और बिक्री होती है तो वहाँ पर एसजीएसटी का लागू होता है। लेकिन अगर वो राज्य पूर्ण रूपेण का राज्य नहीं बल्कि वो संघ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित राज्य है, तो वो एसजीएसटी बदल के हो जाता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और टैक्स का जो हिस्सा है केंद्र सरकार के पास जाता है वो कहलाता है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 तरह से टैक्स का इसमें कंपोनेंट यूज किया गया है। अब भारत में जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ, अभी आपको बताते कि कानून बनाने की जो शक्ति है भारत में, वो भारत में शक्तियाँ कानून बनाने की 3 तरीके की है। एक कहलाता है संघ सूची 1, दूसरा कहलाता है संघ सूची 2, और एक कहलाता है संघ सूची 3। जो नियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं
वो संघ सूची 1 में आता है, यूनियन लिस्ट 1 में आता है, जिसको बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। जो नियम राज्य के द्वारा बनाया जाता है वो संघ सूची 2 में आता है। जो नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है वो संघ सूची 2 में आता है, जिसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। और एक होता है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस नियम को बनाते हैं। तो जो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है वो संघ सूची 1 में आता है। जो प्योरली राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है वो स्टेट लिस्ट संघ सूची 2 में आता है। और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाया जाता है जो नियम, वो आता है संघ सूची 3 में, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था उसमें दोनों का सहभागिता जरूरी था, संघ का भी सहभागिता जरूरी था और राज्य का भी सहभागिता जरूरी था, क्योंकि राज्यों को भी इसको अपने यहाँ लागू करना था। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जीएसटी के मेंबर कौन कौन है। जो जीएसटी काउंसिल है उसका मेंबर कौन है। तो जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो उस देश का वित्त मंत्री होता है। जो भी उस देश का वित्त मंत्री होगा वो जीएसटी काउंसिल का हेड होगा। दूसरा उसका जो मेंबर होता है, तो हर मंत्रालय में लगभग 2 भाग होते हैं। कभी आपने सुना होगा, एक राज्य सरकार का, राज्य मतलब नॉमिनेटेड होता है, और एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कभी ऐसा सुना आपने? मंत्री में भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं एक कैबिनेट दर्जा प्राप्त होता है और एक राज्य दर्जा प्राप्त होता है। कभी आप लोग ऐसा सुने हैं? कोई नहीं सुना। कैबिनेट होता है सर, एक राज्य वाला। कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री। यस। भारत में मानव संसाधन विकास यानी जो शिक्षा विभाग है, हम लोग का जो शिक्षा विभाग है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री कौन है? कोई बता सकते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है शिक्षा विभाग का? आप शिक्षा विभाग के स्टूडेंट है, कोई बताइए तो। वाह, क्या बात है। भारत में सब गूगल में सर्च कर रहे होंगे, फटाफट सबका गूगल ऑन हो गया होगा। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री है, कैबिनेट दर्जा प्राप्त। और भारत में शिक्षा मंत्री जो राज्य दर्जा प्राप्त है उनका नाम है संजय धोत्रे। वो राज्य दर्जा प्राप्त है, संजय धोत्रे। पता है ये बात कि नहीं? तो नहीं सर, नहीं। रमेश पोखरियाल निशंक नाम सुने हैं? यस सर। ये भारत में कैबिनेट दर्जा प्राप्त शिक्षा मंत्री, और संजय धोत्रे जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री राज्य दर्जा प्राप्त है। और भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वाह, मेरे क्लास में 3-4 महिलाएं हैं लेकिन महिला का नाम इनको नहीं पता है। और भारत के वित्त राज्य मंत्री कौन है? भारत के वित्त राज्य मंत्री का नाम है ये नहीं पता है। अनुराग ठाकुर। भारत के वित्त राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर। ये क्रिकेट के बहुत शौकीन व्यक्ति है। तो शायद आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जनरल नॉलेज के फॉर्म व्यस्त रहते हैं। तो चलिए, जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उसमें हेड ऑफ द काउंसिल जो होते हैं वो उस देश के वित्त मंत्री होते हैं। उसके मेंबर जो होते हैं वो उस देश के वित्त राज्य मंत्री होते हैं। और उसके बाद जितने भी राज्य हैं उन राज्य के द्वारा जो भी नॉमिनेटेड एक एक व्यक्ति, हर राज्य के द्वारा, जैसे झारखंड एक राज्य है तो उनके द्वारा एक नॉमिनेटेड व्यक्ति होगा, बिहार एक राज्य है उनके द्वारा एक नॉमिनेटेड व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति उस जीएसटी काउंसिल का मेंबर होता है। तो ये 3 हिस्सा होता है जीएसटी काउंसिल के मेंबर का। पहला जो उसका चेयरमैन माने कि उस देश के वित्त मंत्री, दूसरा उस देश के वित्त राज्य मंत्री, और तीसरे में बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग मतलब जितने राज्य हैं उन राज्य के द्वारा जो भी नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं।